नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के डी अध्ययन में। मैं हूं शरद। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। हम लोग नागरिक क्या होते हैं, विदेशी नागरिक, देशी नागरिक, इसके अलावा NRI, PIO, OCI और साथ ही साथ हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें नागरिक क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने नागरिक को परिभाषा लिख दी है। नागरिक से तात्पर्य यह होता है कि किसी भी देश के पूर्ण सदस्य जिन्हें वहाँ के सिविल और राजनीतिक अधिकार क्या हो, प्राप्त हो, वो क्या कहलाते हैं, उस देश के नागरिक कहलाते हैं। अर्थात हम यूँ कहें कि नागरिक भारतीय राज्य के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और इन्हें यहाँ के सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक चाहे भारत के हो चाहे किसी अन्य देश के हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसे उस देश के सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं वो क्या कहलाएगा, उस देश का नागरिक कहलाएगा। यदि नागरिकता को हमारे भारतीय संदर्भ में देखें तो दो तरह के नागरिक होते हैं, एक होते हैं देशी और एक होते हैं विदेशी नागरिक। देशी नागरिक यानी कि हमारे देश के निवासी जिन्हें हमारे देश के संपूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, विधायक बनने का, सांसद बनने का अधिकार, ये सारे सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं किन्हें, देशी नागरिकों को। विदेशी नागरिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विदेशी मित्र, अर्थात ऐसे देशों के नागरिक जिनसे हमारा सकारात्मक संबंध है, जैसे अमेरिका, जापान। फिर आते एक विदेशी शत्रु, अर्थात ऐसे देश जिनसे हमारे नकारात्मक संबंध या जिन देशों से हमारा युद्ध चल रहा हो, ऐसे देशों के नागरिक क्या कहलाते, ऐसे देश क्या कहलाता है, शत्रु देश और इनके नागरिक, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। अब इनमें मुख्य अंतर ये है कि जो विदेशी मित्र हैं, यहाँ के नागरिकों को हमारे यहाँ पर कुछ राजनीतिक अधिकार और कुछ सिविल अधिकार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जो शत्रु देश के नागरिक होते हैं उन्हें हम लोग जैसे अनुच्छेद 22 का हम लोग संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। अनुच्छेद 22 में हम लोग जब देखेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी कारणवश यदि गिरफ्तार किया गया तो उसे गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। तो विदेशी जो शत्रु नागरिक हैं उन्हें अनुच्छेद 22 का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। तो संविधान में भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त विशेषाधिकार है, जैसे फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, इसके अलावा मतदान करने का अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट जज, राज्यपाल जैसे पदों पर नियुक्ति की योग्यता रखना, ये सारे अधिकार किन्हें प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को। आगे देखते हैं हम लोग भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लेकर एक एकल नागरिकता को अपनाया गया है। अर्थात यदि हम लोग भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो हम लोग भारत के किसी भी प्रदेश में रहे, हमें और किसी प्रकार की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नागरिकता का जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 का जो भाग है, इसमें अनुच्छेद 11 में संसद को जो है नागरिकता संबंधी प्रत्येक विधि बनाने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। अर्थात नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। क्योंकि ये जो नागरिकता है संघ सूची का विषय है, इसलिए इस पर कानून को कौन बना सकती, केवल संघ बना सकती, कोई भी राज्य इस पर कोई कानून नहीं बना सकता है। नागरिकता संबंधी कार्यवाही का संचालन गृह मंत्रालय करता है। ये आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि नागरिकता संबंधी किसी भी प्रकार की कार्रवाई का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आपने देखा हो कि अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम जब 2019 आया था तो उस बिल को जो है उस बिल को संसद में कौन लेकर आए थे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लेकर आए थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 नागरिकता के आधार बताता है, अर्थात हमारे भारत में नागरिकता कितने प्रकार से दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर हम लोग 5 प्रकार देखते हैं। एक जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और समामेलन के आधार पर। अगर हम लोग बात करें जन्म की,
तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 अर्थात संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में हुआ हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा और उसको ऑटोमेटिकली हमारे देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अभी इसमें 2004 में संशोधन किया गया था, उसमें कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वो उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो, या माता या पिता में से एक भारत का क्या हो, नागरिक हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद आता है वंश के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले हुआ हो तो वो पिता के जन्म के आधार पर जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। अर्थात 1992 से पहले ये व्यवस्था थी कि केवल पिता के जन्म के आधार पर जो है व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता था, लेकिन 1992 से ये व्यवस्था की गई कि माता के जन्म के आधार पर भी किसी को नागरिकता दी जा सकती है। और 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसने 1 वर्ष के भीतर पंजीयन नहीं कराया हो। इसको समझिए, 1992 के पहले केवल पिता के जन्म के आधार पर, 1992 के बाद माता के जन्म को भी क्या माना गया, आधार माना गया, लेकिन 2004 में व्यवस्था की गई कि बच्चे के जन्म के समय आपको जो है पंजीयन कराना होगा 1 वर्ष के अंदर। अगला जो आधार है वो आधार है पंजीकरण का। तो पंजीकरण से तात्पर्य ये है कि भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त करने के आवेदन देने के पूर्व लगभग 7 वर्ष जो भारत में रह चुका हो, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, पंजीकरण के लिए आवेदन दे सकता है। तो या फिर ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, वो भी क्या कर सकता है, पंजीयन के लिए आवेदन दे सकता है। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीयन के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में क्या हो, रह रहा हो। या फिर भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, ये लोग भी क्या कर सकते हैं, पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो और उसके माता पिता जो भारतीय नागरिक के रूप में क्या हो, पंजीकृत हो, वो भी क्या कर सकता है, आवेदन दे सकता है। तो एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूभाग के क्या हो, निवासी हो। इस स्थिति में जो है वो भारत का मूल निवासी माना जा सकता है। फिर अगला आधार है देशीकरण। तो देशीकरण से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से, या फिर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में कार्य करता है और काफ़ी समय से वो यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो वो 12 माह की अवधि कंटिन्यू रहकर आवेदन कर सकता है। और उसके पूर्व उसे यहाँ पर भारत में कितने साल रहना होगा, 11 वर्ष पूर्ण रूप से रहना होगा। अर्थात 11 वर्ष पूर्ण करने के 11 वर्ष भारत में रहने के बाद और 1 वर्ष सतत भारत में रहने के बाद वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, यदि वो भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उसे उस दूसरे देश की नागरिकता क्या करना होगा, त्याग देना होगा। तीसरी चीज़ ये कि ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ पर भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के लिए आवेदन करता है, लेकिन वो ऐसे देश का नागरिक है जहाँ पर भारतीय नागरिकों को नागरिकता नहीं दी जाती है, तो इस आधार पर भी उसको यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। फिर अगला देखते हैं हम लोग समामेलन। तो समामेलन या भू अर्जन से तात्पर्य है कि यदि भारत की भौगोलिक सीमा में कोई क्षेत्र शामिल हो जाता है तो उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो सीधे ही भारत के क्या बन जाएंगे, नागरिक बन जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए हम लोग गोवा, हैदराबाद रियासत, ये दोनों ही क्या इसके उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हें क्या किया गया था, समामिलित किया गया था बाद में, अर्थात आज़ादी के बाद। तो इन दोनों ही क्षेत्रों के जो नागरिक है वो हमारे नागरिक हो गए उसके बाद में। फिर अगला अधिनियम आता है हमारा अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 ये कहता है कि
कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए व्यक्ति की नागरिकता, अर्थात पाकिस्तान से जो व्यक्ति प्रव्रजन करके भारत आए उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 6। लेकिन उस व्यक्ति का जो प्रवर्जन है वो संविधान लागू होने के क्या होना चाहिए? पूर्व होना चाहिए, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पूर्व। तो उसको क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। फिर आते हैं हम लोग अनुच्छेद 7 पे। तो अनुच्छेद 7 ये कहता है कि भारत से प्रवर्जन करके पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। तो भारत से प्रवर्जन करके जो व्यक्ति पाकिस्तान चला जाएगा उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से प्रवर्जन करके भारत आए व्यक्ति की नागरिकता, और 7 ये कहता है भारत से प्रवर्जन करके पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। फिर आते हैं हम लोग अनुच्छेद 8 पे। तो अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारतीय मूल के ऐसे लोगों के अधिकार जो भारत से बाहर निवास करते हों। तो भारत के बाहर निवास करने वाले लोगों को, तो किसी, या फिर हम लोग किसी बच्चे को, तो उस बच्चे को उसके माता पिता का जन्म भारत में होने के आधार पर उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जैसा मैंने अभी भी आपको बताया कि 1992 के पहले ये व्यवस्था थी, केवल पिता के जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती थी, लेकिन 1992 के बाद से माता के जन्म को भी क्या माना जाने लगा? आधार माने जाने लगा। फिर आते हैं हम लोग अनुच्छेद 9 पे। तो अनुच्छेद 9 कहता है कि नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार की हो सकती है। तो नागरिकता की जो समाप्ति वो 3 प्रकार की हो सकती है। पहला, या तो वो व्यक्ति स्वयं भारत की नागरिकता त्याग दे, या फिर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो भी हमारे भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। या फिर उसके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाए जिससे भारत की राष्ट्रीय एकता या अखंडता को क्या हो? नुकसान हो, और सरकार उसकी नागरिकता स्वतः क्या कर दे? समाप्त कर दे। फिर आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि संसद ऐसा कोई भी कानून या विधि नहीं बनाएगी जिससे नागरिकता के अधिकार क्या हो? कम हो। अर्थात वो ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे नागरिकता के अधिकारों में कमी आए, बल्कि वो ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नागरिकता का क्या हो? लाभ हो, और सुगमता से नागरिकता मिले। फिर अनुच्छेद 11 पे हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 11 ये कहता है संसद द्वारा नागरिकता कानून का बनाना। तो अनुच्छेद 11 जो है संसद को जो है नागरिकता के संबंध में किसी प्रकार की विधि बनाने की क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है। अर्थात हमारे देश में नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार की विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और नागरिकता संबंधी सारे जो प्रावधान है उनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में निवास करते हैं या फिर काम करते हैं, और लेकिन जिनका जो पासपोर्ट है वो कहाँ का है? भारत का हो, NRI कहलाते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, कोई खेती करने के लिए जाता है, कोई टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, कोई कंपनीज़ में काम करने के लिए जाते हैं, तो ये लोग क्या कहलाता है? NRI कहलाते हैं। ठीक है। इनका जो पासपोर्ट होता है वो कहाँ का होता है? इंडिया का होता है। ठीक। इन्हें भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनका पासपोर्ट कहाँ का है? इंडिया का है। लेकिन ये ना तो निर्वाचित हो सकते हैं, ना मतदान कर सकते हैं, यानी कि इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं और चुनावों में वोट भी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। अब चूंकि इनका पासपोर्ट इंडिया का है और ये है भी रहने वाले इंडिया के, तो नागरिकता लेने के लिए इनको आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही क्या है? भारत के नागरिक है। तो आई होप आपको NRI समझ में आ गया होगा। ऐसे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट कहाँ का है? इंडिया का है, वो क्या कहलाता है? NRI, अर्थात नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है। लेकिन इनको भारत आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले से क्या है? ये भारत के नागरिक है और इनको नागरिकता के लिए आवेदन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये निर्वाचित नहीं हो सकते और मतदान भी नहीं कर सकते। सेकेंडली हम लोग आते हैं PIO पे। PIO की जो व्यवस्था है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी वर्ष 2002 में। PIO का मतलब होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, अर्थात भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2002 में। इसको कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद या उसका कोई पूर्वज कहाँ का नागरिक रहा हो? इंडिया का नागरिक रहा हो, और जो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण किया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए
मेरे दादा इंडिया के हैं लेकिन मैं वर्तमान में अमेरिका में निवास करता हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, पीआईओ हूँ। ठीक है, या तो मैं या मेरे कुल का कोई व्यक्ति कहाँ का निवासी हो, इंडिया का हो, तो मैं क्या माना जाऊँगा, पीआईओ। ठीक है, तो इनको जो है नागरिकता ग्रहण करने के लिए पंजीयन तिथि से पूर्व कितने वर्ष तक रहना होगा यहाँ पर, 7 वर्ष तक। ठीक है, अर्थात 7 वर्ष जो है रहने के बाद ये क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एनआरआईएस का जो पासपोर्ट होता है वो कहाँ का होता है, इंडिया का। पीआईओ का जो पासपोर्ट होता है वो कहाँ का होता है, जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ का। और इंडिया की नागरिकता लेने के लिए इनको कितने वर्ष रहना पड़ेगा, 7 साल। इनको एक भी साल नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी क्या इंडिया के नागरिक हैं। उसके बाद आता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है ये लोग विदेशी लोग हैं। ठीक है, तो इसमें सभी विदेशी भारतीय मूल के व्यक्ति को दोहरी नागरिकता जिसमें देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मेनली इसको हम लोग हटा देते हैं। इसमें जो है सभी विदेशी जो नागरिक हैं उनको दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है वर्ष 2005 से, लेकिन इसमें भारत और बांग्लादेश को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 2002 में क्या बना था, पीआईओ, और 2005 में क्या बना था, ओसीआई। तो इन पीआईओ और ओसीआई जो साथ साथ चलता था, इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता था कि आखिर हम लोग पीआईओ ले या फिर ओसीआई ले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों के जो बेस्ट प्रावधान थे, जो अच्छी बातें थी दोनों में से, इन दोनों को एडॉप्ट करके वर्ष 2015 में जो है वो पीआईओ को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। और जो ओसीआई था उसको ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ में यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया, कार्ड होल्डर। ठीक है, तो अब ये जो कहने लगे, इनको क्या कहने लगे 2015 से, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये कहा जाने लगा इनको। ठीक है, तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स कर दिया गया। और साथ ही साथ इनको जो है वीज़ा की जो अनिवार्यता वो क्या कर दी, खत्म कर दी। यानी कि इनको आजीवन क्या दे दिया, जीवा वीज़ा दे दिया। ठीक है, तो इनको इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखिए वर्ष 2015 में अभी वर्तमान जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि हमारे इंडिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, लेकिन जिनके पास जो है पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग इंडिया बहुत ज़्यादा टाइम घूमना चाहते हैं या फिर यहाँ पर विदेश व्यापार करना चाहते हैं या फिर कोई काम करना, जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई व्यक्ति अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई की उसने, और वो इंडिया में जो अपनी सेवाएं देना चाहता है, लेकिन उसे जो परेशानी इस चीज़ की है कि वो बार बार जो है वीज़ा नहीं लेना चाहता। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कार्ड बना लेगा। तो इससे उसको लाइफ टाइम वीज़ा मिल जाएगा। अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहे तो उसे केवल यहाँ पर कितने वर्ष रहना पड़ेगा, 5 साल। यानी कि 5 साल अगर वो डॉक्टर की प्रैक्टिस इंडिया में करता है तो उसके बाद वो पंजीयन कराकर भारत का नागरिक बन सकता है। कोई वकील हो गया, कोई साइंटिस्ट हो गया, हालांकि साइंस की फील्ड में पहले इन्हें परमिशन लेना होती है, लेकिन ओवरसीज जो इंडियंस जो है वो यहाँ पर कृषि बागानी वगैरह नहीं कर सकते हैं, अर्थात खरीद नहीं सकते हैं, थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ओसीआई कार्ड धारक जो है इंडियन बैंक में इंडियन करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब कई टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा लिखा होता है कि फॉर इंडियंस 30, फॉर फॉरेनर्स 120 या 150 लगता है। तो ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं इनको हमारे इंडिया के ही रेट में क्या मिलेगी, वहाँ पर एंट्री मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई नेशनल पार्क घूमने के लिए गए तो नेशनल पार्क का एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 400 है। तो जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों को 100 रुपीज़ ही पे करना होगा क्योंकि उनके पास क्या ओसीआई कार्ड है। तो ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं इनकी ओसीआई कार्ड होल्डरशिप जो इसको छीना भी जा सकता है अगर इन्होंने थोड़ी सी भी गड़बड़ की या ऐसा इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह आ गया जिसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान है ऐसा कुछ, तो ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, ख़त्म की जा सकती है। तो एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई ये तीनों चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम को समझने के पूर्व हम लोग जो है इसके पूर्व जितने भी संशोधन हुए हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पूर्व में अगर संशोधनों की हम लोग बात करें, हमारे भारत में जो सबसे पहला नागरिकता अधिनियम बना था वो बना था 1955 में। तो 1955 में पहली बार नागरिकता से संबंधित क्या किए गए थे, प्रावधान बनाए गए थे। तो पहला अधिनियम जो था हमारा नागरिकता अधिनियम वो कब आया था, 1955 में। तो उसके बाद में 1957, 60, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में लगभग 9 बार इसमें क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है। इसमें जो मेन जो 4 संशोधन है जो हम लोगों को याद रखना है, एक तो है 1992। तो 1992 में नागरिकता संशोधन में क्या हुआ था कि इसके पूर्व में केवल पिता के जन्म के आधार पर जो है नागरिकता दी जाती थी, लेकिन 1992 के अधिनियम से माता के जन्म को भी क्या माना जाने लगा, आधार माना जाने लगा। यदि किसी व्यक्ति की माता का जन्म भारत में हुआ है तो भी वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है 1992 के बाद। इसके बाद वर्ष 2003 में, जैसे मैंने कहा 2002 में PIO की शुरुआत हुई थी, तो उसके माध्यम से 2003 में 16 देशों के लोगों को दोहरी नागरिकता रखने की क्या दी गई थी, पात्रता दी गई थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो शामिल नहीं है। तो 2003 में 16 देशों के लोगों को दोहरी नागरिकता रखने की क्या दी गई थी, सुविधा दी गई थी। उसके बाद 2005 में हम लोग आए, तो 2005 में OCI की शुरुआत हुई थी, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि OCI क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर की थी। तो 2005 में जो OCI की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद में 2015 में OCI और PIO दोनों मिलकर क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। और 2015 का जो संशोधन है वो इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता के साथ साथ मतदान करने का अधिकार भी दिया गया था। तो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है 2015 के संशोधन अधिनियम के, या तो 2019 या 2015, क्योंकि 2015 के संशोधन के द्वारा जो है अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता और साथ साथ मतदान करने का भी क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये कहता है कि भारत के 3 पड़ोसी देश, जिनमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है, ये तीनों ही जो है मुस्लिम राष्ट्र है। और इन मुस्लिम राष्ट्रों में जो है अल्पसंख्यक, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल है, इन पर हो रहे अत्याचार और प्रताड़ना को देखते हुए इनको जो है भारत में नागरिकता देने के प्रावधान किया गया है। इस 2019 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से 31 दिसंबर 2014, ये तारीख आपको ध्यान रखना है, 31 दिसंबर 2014 के पूर्व वे सभी लोग जो कि बिना उचित दस्तावेजों के भारत में प्रवेश कर गए हैं, या जो वैध दस्तावेजों को लेकर भारत आए थे लेकिन उनकी सीमा क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, उन सभी लोगों को क्या दी जाएगी, भारत में नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वे कैसे होना चाहिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई, इन 6 समुदायों के होना चाहिए। दूसरी चीज़, इस अधिनियम के माध्यम से सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को जो है पंजीयन के पूर्व, यानी कि 12 महीने तक सतत रहने के पूर्व 11 साल रहना अनिवार्य है, यानी कि 11 + 1 लगभग 12 साल। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया वो ये है कि केवल 5 वर्ष किन के लिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो कहाँ से आए हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से, इन तीनों देशों से अगर इन समुदाय का कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको 11 वर्ष के स्थान पर केवल कितना रहना पड़ेगा, 5 साल निवास करना पड़ेगा, और उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि यदि कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आकर 31 दिसंबर 2014 के पूर्व से यदि भारत में रह रहा है तो उसे इस अधिनियम के द्वारा नागरिकता क्या कर दी जाएगी, प्रदान कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों को जो भारतीय नागरिकता पाने में आ रही दिक्कतें थी, इनको भी इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। पहले यह होता था कि 1955 के अधिनियम की पूरी शर्तें होने के बाद, पूरी की पूरी शर्तें फुलफिल होने के बाद ही इन्हें क्या दी जाती थी, नागरिकता दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1955 के अधिनियम की यदि कुछ शर्तें पूरी होती हो तो उसके बाद भी किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की क्या है, अनुमति है।
पहले नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है 1 वर्ष, नागरिकता प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष तक भारत में निवास करना होता था, और उसके पहले 14 में से 11 साल भारत में निवास करना होता था। और इन तीनों देशों के व्यक्तियों के लिए अब ये कितना कर दिया गया, मात्र 5 साल कर दिया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को इस बिल में छूट दी गई है, अर्थात वहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं हो सकती, ये लोग वहाँ जाके बस नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर इनर लाइन परमिट की व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है वो मौजूद है। तो मेनली आपको 2 चीज़ याद रखना है, एक तो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आ चुके हैं वो, और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 समुदाय के लोगों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष ही क्या कर दिया गया है, रहना अनिवार्य कर दिया गया है।